हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल चौपाल एडुशवर्ड पे स्वागत है। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का सीरीज हम लोग चला रहे हैं, जो आपका आने वाला एग्जाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग और इसी के साथ आपका EMRS और NVS आपका बहुत जल्द इसका भी फॉर्म भराएगा। इन सभी को ध्यान में रखकर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे सॉल्व कर रहे हैं। आइए आज के सेशन का हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आइए आज के सेशन का हम लोग शुरुआत करते हैं, जिसमें आज के सेशन का आपका पहला क्वेश्चन है, गणितीय घनत्व का अर्थ आपको बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। गणितीय घनत्व का अर्थ क्या होता है? क्या यह कुल क्षेत्रफल और कुल जनसंख्या अनुपात को दिखाता है, या कुल क्षेत्रफल और ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात दिखाता है, या कृषि भूमि और कुल जनसंख्या का अनुपात, या कृषि भूमि और ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात? आखिर गणितीय जनसंख्या घनत्व जो है, गणितीय घनत्व का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों, ये आपका किसी प्रदेश में कुल क्षेत्रफल और कुल जनसंख्या के अनुपात को हम गणितीय घनत्व जो है कहते हैं। तो ये आपका जो है ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। किसी प्रदेश में रहने वाले जो है कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल के अनुपात को जो है हम गणितीय घनत्व जो है कहते हैं। तो ये आपका ए इज राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया गया है आपका असंशोधित जन्म दर CBR। शार्ट में कहते हैं कि सूत्र CBR इज इक्वल टू -LX 1000, इसमें P को व्यक्त किया जाता है। इसमें बताना है P के द्वारा क्या व्यक्त किया जाता है। क्या किसी क्षेत्र में 31 दिसंबर की जनसंख्या, या किसी क्षेत्र में 1 जनवरी की जनसंख्या, या किसी क्षेत्र में 1 अप्रैल की जनसंख्या, या किसी क्षेत्र में वर्ष के मध्य जनसंख्या? काफी इंपॉर्टेंट है ये आपका किसी क्षेत्र में वर्ष के मध्य की जनसंख्या। ये आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जो है देख लीजिएगा। आइए इसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां आपका दिया गया जनसंख्या सिद्धांत से संबंधित मानकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्या माल्थस ने किया था, या मार्क्स ने किया था, या सैडलर ने किया था, या रिकार्डो ने किया था? तो दोस्तों, जनसंख्या निबंध संबंधित एक आपका माल्थस ने भी एक बुक 1798 में जो है इन्होंने लिखा था। उसमें ये बताए थे कि आपका जनसंख्या जो है आपका कंटिन्यू अर्थात बीज गणितीय रूप में आपका बढ़ रहा है, और वहीं पे आपका खाद्यान्न जो हम लोग खाते हैं वो आपका अंक गणितीय रूप में अर्थात 1 2 3 4 के क्रम में बढ़ता है, और वहीं पे आपका जो है पॉपुलेशन जो जनसंख्या बढ़ रहा है उसका रफ्तार कुछ इस प्रकार 1 2 4 8 इस प्रकार आपका ये दुगुना तिगुना चौगुना जो है इससे जो है रेत से बढ़ रहा है। इनके कहने का अर्थ ये था कि खाद्यान्न और जो आपका पॉपुलेशन का अनुपात, इन दोनों का जो है अनुपात काफी, दोनों में अगर देखा जाए अंतर, तो पॉपुलेशन आपका तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन उसके अनुपात में आपका खाद्यान्न की जो है काफी जो है कमी देखने को मिल रही है। तो इसमें जो है डिसबैलेंस हो जाता है, जिससे आने वाले समय में आपका चोरी डकैती इस प्रकार का इन्होंने जो है एग्जाम्पल के माध्यम से बताया था, विभिन्न प्रकार के रोग जो है कुपोषण के लोग शिकार होंगे, ये इन्होंने जो है माल्थस ने बताया था। लेकिन यहाँ पे जो पूछा है जनसंख्या सिद्धांत से संबंधित मानकीय सिद्धांत, ये आपका रिकार्डो ने दिया था। ये आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। इसे आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, मानकीय सिद्धांत काफी इंपॉर्टेंट ये आपका जो है क्वेश्चन है। आइए इसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां आपका दिया गया यह है, किसका कथन है कि मानव ने अपने सामंजस्य में प्रकृति के द्वारा निर्धारित की गई सीमाओं को एक पद और आगे बढ़ा दिया? ये काफी इंपॉर्टेंट कोटेशन है, कई बार ये परीक्षा में पूछा गया है कि मानव ने अपने सामंजस्य में प्रकृति के द्वारा निर्धारित की गई सीमाओं को एक पद और आगे बढ़ा दिया। ऑप्शन दिया है जी टेलर, सी ओ शावर और एल फैब्रे और आई शाबोमेन। तो दोस्तों, ये कोटेशन जो नौ निश्चयवाद अर्थात रुको और जाओ, जो आपका स्टॉप एंड गो टेलर महोदय को द्वारा दिया गया था, ये इनका बहुत प्रसिद्ध कोटेशन है। इसे आप लोग जो है जरूर याद कर लीजिएगा। ये नौ निश्चयवादी जो है विचारधारा के थे,
और ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आइए इसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां आपका दिया गया है मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है। मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है, यह कथन किसका है? ऑप्शन दे रहा है बोमेन व गोड्स का व कार्ल सावर व एंड्री का, या काशीनाथ सिंह व जगदीश सिंह, या जिम्मरमैन व मिचेल। दोस्तों मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है, ये आपका जिम्मरमैन और मिचेल का बहुत प्रसिद्ध कथन है, जो कई बार ये परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये आपका आने वाले भी एग्जाम में ये पूछा जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट रिसोर्स में जो है ये आपका जो है पूछा जाता है। संसाधन जो है बनते नहीं, संसाधन जो है के संबंध में इनका ये कोटेशन, मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है। ये आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां आपका दिया गया है जियोग्राफिकल ट्रीटाइज की 17 वॉल्यूम्स के लेखक कौन थे। इसमें बताना है कि आपका जियोग्राफिकल ट्रीटाइज जो 17 खंडों में जो है लिखा गया था, इसको कौन लिखा था। इसमें टालमी दे रहा है, बीट्स दे रहा है, स्ट्रैबो दे रहा है, और जेरोम दे रहा है। इसमें बताना है कि जो है जियोग्राफिकल ट्रीटाइज जो 17 खंडों में है, इसे कौन लिखा था। तो दोस्तों ये आपका रोमन जो है भूगोलवेत्ता स्ट्रैपो के द्वारा ये 17 खंडों में जो है लिखा गया था, और लगभग इन्होंने जो है 43 पुस्तक जो है इन्होंने जो है अब तक लिख चुके थे। तो ये 43 पुस्तक लगभग ये तो लिखे थे। इसे आप लोग जो है याद रखिएगा। तो स्ट्रैबो जो है रोमन भूगोलवेत्ता थे, और इन्होंने 17 खंडों में जो है जियोग्राफिकल ट्रीटाइज जो है वॉल्यूम के लेखक जो है ये आपका स्ट्रैबो थे। इसे आप लोग याद करिए, सी इज राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहाँ दिया गया है 20वीं शताब्दी के द्वितीय चतुर्थांश में भूगोल का प्रमुख चिंतन फलक क्या था। इसमें बताना है 20वीं शताब्दी में द्वितीय चतुर्थांश में भूगोल का प्रमुख चिंतन फलक क्या था। ऑप्शन दे रहा है भूवैन्यासिक संगठन, या पृथ्वी ग्रह का वर्णन, या मानव पर्यावरण का अंतर संबंध, या क्षेत्रीय विभेदीकरण। ये आपको बताना है। तो इसमें आपका क्षेत्रीय विभेदीकरण ये आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आइए इसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां आपका दिया गया है मानसिक मानचित्र जो है मेंटल मैप की अवधारणा से अधिक घनिष्ठ रूप में संबंध है। इसमें ऑप्शन दे रहा है मानवतावादी भूगोल, प्रत्यक्षवादी भूगोल, व्यवहार परक भूगोल, और आपका आमूलवादी भूगोल। इसमें बताना है कि कौन सा आपका जो है राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका मानसिक मानचित्र मेंटल मैप जो है ये आपका व्यवहारवादी, अर्थात आपका गोल्ड, ये आपका गोल्ड, ये आपका काफी जो है पूछा हुआ गोल्ड हुआ है, गोल्ड हुआ है आपका व्हाइट के द्वारा ये आपका जो है मेंटल मैप, और कहीं कहीं आपको लिंच भी मिलेगा। तो इन सभी ने जो है आपका मेंटल मैप की अवधारणा जो दिया था, ये आपका व्यवहार परक भूगोल से जो है ये आपका घनिष्ठ संबंध रखता है। तो ये आपका जो है सी इज राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, जहां आपका दिया गया है मानव एक यातायात नियंत्रक के समान है, जो प्रगति की गति को बदल सकता है लेकिन दिशा को नहीं। यह कथन किससे संबंधित है? काफी प्रसिद्ध कथन है, ये कई बार जो है परीक्षाओं में पूछा जाता है, और आगे भी ये पूरा जो है पूछने की पूरी संभावना है। जिसमें आपका ऑप्शन दे रहा है पर्यावरणीय नियतिवाद से, और आपका बी संस्कृति नियतिवाद से, और आपका नव निश्चयवाद से, और आपका संभववाद से। दोस्तों ये कोटेशन उन्हीं का है जो नव निश्चयवाद सिद्धांत जो टेलर महोदय जो देते हैं, नव निश्चयवाद सिद्धांत, ये इन्हीं का जो है कोटेशन जो है काफी जो प्रसिद्ध है, जिसे आप लोग शॉर्ट फॉर्म में स्टॉप एंड गो बोलते हैं। उसी को जो है यहाँ पे विस्तार में लिखा है, मानव एक यातायात नियंत्रक के समान है, जो प्रगति की गति को बदल सकता है, दिशा को नहीं। अर्थात
इसके कहने का मतलब ये था, अगर इन्होंने जो है एग्जाम्पल लिया था कि एक ट्रैफिक जो है, जो ट्रैफिक पुलिस होता है वो आपको कुछ क्षण के लिए आपको वहां पे रोक सकता है, लेकिन वह आपकी दिशा को जो है बदल नहीं सकता है। यह इनका जो है कहने का अर्थ यही था। तो ये आपका जो आंसर होगा ये आपका नौ निश्चयवादी, जो कि टेलर के द्वारा दिया गया था, और ये आपका जो है ऑस्ट्रेलिया के जो है रहने वाले थे। तो ये आपका सी इज राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां पे दिया गया है निम्नलिखित में से किस एक विचारधारा द्वारा स्थान के कार्यात्मक संगठन के उपागम का प्रतिपादन किया गया। इसमें बताना है क्या वह ब्रिटिश विचारधारा था, या फ्रांसीसी विचारधारा था, या आपका जर्मन विचारधारा था, या आपका ये अमेरिकी विचारधारा था। इसमें बताना है कौन सा जो है ये कार्यात्मक संगठन के उपागम का प्रतिपादन किया गया था। तो दोस्तों ये आपका अमेरिकी विचारधारा जो है ये आपका कार्यात्मक संगठन के उपागम का प्रतिपादन किया था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। इसे आप लोग जो है ध्यान रखिए। काफी इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन हो रहे हैं, सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया है 20वीं शताब्दी का भूगोल के लेखक कौन है। इसमें बताना है कि आपका 20 शताब्दी का जो है भूगोल के लेखक, इसमें हेटनर दे रहा है और हैगेट दे रहा है और टेलर और मिस शैम्पुल। तो दोस्तों ये आपका 20वीं शताब्दी का भूगोल, ये आपका जो नव निश्चयवाद का जो है प्रवर्तक माने जाते हैं, वही 20वीं शताब्दी का भूगोल जो आपका रुको और जाओ, स्टॉप एंड गो, ये आपका टेलर के द्वारा ये आपका दिया गया था। ये जो है 20वीं शताब्दी का भूगोल के नाम से जो है इनको जाना जाता है। तो ये आप लोग जो है इन्हें याद रखिएगा, टेलर। इनसे जरूर एक क्वेश्चन आपका जो है एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो इसे आप लोग जो है, अब इनसे संबंधित सारे क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं जो आपका परीक्षा में जो है बनने की पूरी संभावना है। आइए इसी क्रम में जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया है भूगोल में अपवादवाद के जनक कहे जाते हैं। इसमें बताना है अपवादवाद के जनक क्या वह हम्बोल्ट हैं, या इकार्ट है, या कार्ल रिटर है, या रिचर्ड हार्टशोन है। तो दोस्तों अपवादवाद ये आपका जर्मन दार्शनिक विद्वान, ये आपका इमैनुअल कांट के द्वारा जो है अपवादवाद के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। ये आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां आपका दिया गया है निम्नलिखित भूगोलवेत्ताओं में से किसने मानव केंद्रित भूगोल पर बल दिया था। इसमें बताना है कि मानव केंद्रित भूगोल पर किसने बल दिया था। क्या WH डेविस, या जेफरसन, या शैम्पुल, या आपका हैंडिंगटन दिया था। तो दोस्तों मानव केंद्रित भूगोल पर सबसे ज्यादा आपका इसमें जेफरसन जो है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका जेफरसन आपका हो जाएगा। और वैसे अगर देखा जाए मानव केंद्रित आपका जो है आपका रैटजेल, ये जो है काफी जो है मानव भूगोल का इनको प्रवर्तक भी माना जाता है, लेकिन ऑप्शन में ये आपका जेफरसन ये आपका राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन हो रहे हैं आपके जो है एग्जाम में जो है आने वाले क्वेश्चन जो है इनको ध्यान में रखकर हम लोग जो है ये प्रैक्टिस सेशन जो है लाए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां आपका दिया गया है निम्नलिखित में से नगरीय भूगोल मानव भूगोल की किस शाखा की उप शाखा है। इसमें बताना है कि नगरीय भूगोल मानव भूगोल की किस शाखा की उप शाखा है। क्या वह आर्थिक भूगोल, या आपका सांस्कृतिक भूगोल, या आपका अधिवास भूगोल, या आपका जनसंख्या भूगोल। इसमें बताना है कि जो है नगरीय भूगोल मानव भूगोल की किस शाखा की उपशाखा है। तो ये आपका अधिवास भूगोल की उपशाखा है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां आपका दिया गया हरित गृह प्रभाव के प्रमुख रूप में कौन सी गैस सबसे प्रमुख है। इसमें बताना है कि जो है हरित गृह प्रभाव, जिसे ग्रीन इफेक्ट प्रभाव बोलते हैं, ये आपका बताना है इसमें सबसे प्रमुख गैस कौन सा है। क्या आपका CO2 जिसे आप कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, और आपका CFC जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और आपका कार्बन मोनोऑक्साइड जिसे आप CO बोलते हैं, और आपका लास्ट में जो है डी दिया हीलियम। इसे आप चारों में बताना किस में जो है हरित गृह प्रभाव में सबसे ज्यादा आप किस गैस का जो है महत्व होता है। तो दोस्तों इसमें हरित गृह प्रभाव तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ये सब है, लेकिन इसमें पूछा है सबसे प्रमुख आपको बताना है। तो सबसे प्रमुख गैस ये आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड
ये आपका गैस है। और अगर हरित गृह के बारे में अगर देखा जाए तो हरित गृह आखिर किसे कहते हैं, और हरित गृह के बारे में अगर बात किया जाए तो आपका जो सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं ये आपका लघु रूप में आती हैं, और जब वही किरणें आपका दीर्घ रूप में वापस जाती हैं तो आपका वायुमंडल में जो CO2 का एक लेयर होता है ये आपका जो है जब लौट कर दीर्घ तरंगे सूर्य की जाती हैं और उनके साथ जो है विभिन्न प्रकार के जो गैसें होती हैं वो जाके CO2 जो लेयर बनाया रहता है उसमें जो है ये सूर्य के प्रकाश जो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, जिससे जो है पृथ्वी का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। उससे जो समस्याएं आती हैं, विभिन्न प्रकार के जो महासागर हैं उसमें जो ग्लेशियर है पिघलने लगते हैं, जिससे कई द्वीप जो है आपका डूबने लगते हैं। और आने वाले समय में ये आपको जो है ग्लोबल वार्मिंग बहुत तीव्र गति से देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस हिसाब से मानव जो है ये आपका जो है पर्यावरण का जो है क्षति पहुंचा रहा है, उससे आने वाले दिनों में आपका जो है ये काफी जो है भयावह स्थिति होने वाली है। तो दोस्तों हमको यहाँ पे कुल जानना था हरित गृह प्रभाव जो है में सबसे प्रमुख गैस, तो ये आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत प्रमुख योगदान होता है, क्योंकि यह वही गैस है जो आपका जो है ये आपका सूर्य की जो है किरणें जब दीर्घ रूप में जब वापस जाती हैं पृथ्वी से टकरा के, तो ये वही गैस है जो इसको एब्जॉर्ब करता है और ये आपका पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ा देता है। तो ये आपका हरित गृह प्रभाव, ये इसे ही हम बोलते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट होगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, हम इसका जो है विस्तार से जो है व्याख्या कर दिए हैं। आइए इसी क्रम में जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव ओजोन के क्षयीकरण से संबंधित नहीं है। इसमें बताना है ओजोन। ओजोन अगर देखा जाए तो वायुमंडल में मुख्यतः 5 परतें पाई जाती हैं। अगर इसको धरातल से आपका चला जाए ऊपर की तरफ, तो सबसे पहला मंडल जिसे आप जो है क्षोभ मंडल, और उसके बाद आपका समताप मंडल, और उसके बाद मध्य मंडल, और उसके बाद आपका आयन मंडल या उसे हम ताप मंडल के भी नाम से जानते हैं, और उसके बाद आपका लास्ट परत बहिर्मंडल, ये आपका लास्ट परत है। इसी में आपका जो पृथ्वी से दूसरा जो परत है आपका समताप मंडल, उसी में जो है आपका ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत का क्या, ओजोन परत का कार्य होता है जो हानिकारक जो आपका अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं उनको जो है ये आपका रोकता है। अगर वो अल्ट्रावायलेट किरणें ये आपका पृथ्वी तक आएंगी तो विभिन्न प्रकार की समस्याएं जैसे चर्म रोग, कैंसर, ये विभिन्न प्रकार की जो है बीमारियां होंगी, और आपका तेजी से जो है आपका ग्लेशियर और टेम्परेचर भी जो है तेजी से जो है बढ़ता जाएगा। तो ओजोन का यही प्रमुख कारण होता है जो आपका जो अल्ट्रावायलेट किरणों को जो है ये आपका रोकती हैं, और आपको शुद्ध जो है ये आपका जो है सूर्य का प्रकाश आपको जो है इन्हीं के माध्यम से जो है ये आपका मिलता है। तो आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये आपका वर्षा की मात्रा व मिट्टी की नमी में वृद्धि, और मानव में रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी, और तापमान में वृद्धि, और जैव समुदाय की प्रजातियों पर विपरीत प्रभाव। तो इसमें बताना है कि कौन सा जो है क्षयीकरण से संबंधित नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए वर्षा की मात्रा व मिट्टी की नमी में वृद्धि, इससे जो है इसका कोई संबंध नहीं है। तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां आपका दिया गया है जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम लागू हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट है ये आपका जल प्रदूषण निवारण। ये आपका ऑप्शन दे रहा है 1977, 1982 और 1974, और ये आपका 2006 दे रहा है। तो दोस्तों जल प्रदूषण निवारण अधिनियम ये आपका 1974 में जो है ये अधिनियम बनाया गया था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा, और ये आप लोग जो है इसको रट लीजिए। और एक जो है ये काफी परीक्षाओं में आपका फर्स्ट पेपर में भी आ सकता है, और आपका जो है सब्जेक्टिव में भी ये जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, यहाँ आपका दिया है जैव विविधता का मतलब क्या होता है। यहाँ बताना है जैव विविधता का मतलब है विविध प्रकार के पौधे एवं वनस्पति, विविध प्रकार के जीव, और किसी विशेष क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जीव, और विविध प्रकार के वाह पौधे और एवं जीव। तो दोस्तों नाम से ही स्पष्ट है जैव विविधता, अर्थात जीवों की जहाँ पे विविधता पाई जाएगी उसे ही हम आपका जो है जैव विविधता कहेंगे। तो किसी विशेष क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जीवों की जो है ये संख्या को
जो है हम लोग विविधता को, ये आपका जैव विविधता जो है कहते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया गया सवाना बायोम सामान्यतः किससे संबंधित है। इसमें बताना है कि सवाना बायोम किससे संबंधित है। उष्णकटिबंधीय शुष्क आर्द्र जलवायु या विषुवती आर्द्र जलवायु या उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु या आपका मानसूनी जलवायु। काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही आपका जो है क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये आपका जो है सवाना बायोम, ये आपका उष्णकटिबंधीय शुष्क आर्द्र जलवायु, ये आपका जो है सवाना बायोम से संबंधित है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जो है जरूर ध्यान दीजिएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां आपका दिया गया है जेरोफाइट्स जैव समुदाय उस वर्ग की वनस्पति को प्रदर्शित करता है जो पाई जाती है। क्या वह टुंड्रा में या अर्ध शुष्क स्टेपी एवं उष्ण मरुस्थल में या उष्ण वर्षावन में या आर्द्र सूक्ष्म तापीय जलवायु में। तो जेरोफाइट ये आपका अर्ध शुष्क स्टेपी एवं उष्ण मरुस्थल में जो है ये आपका जो है पाई जाती है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका शेलवा वन है, ये आपको बताना है शेलवा वन क्या है। यह पृथुपर्णी सदाबहार वन या पृथुपर्णी पतझड़ी वन या शंकुधारी सदाबहार वन या आपका ये बताना शंकुधारी पतझड़ वन। इसमें बताना है कि ये आपका कौन सा जो है राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका जो है ब्राजील में अगर देखा जाए तो सवाना वन को वहाँ पे जो है शेलवा वन के जो है नाम से जो है जाना जाता है। और ये आपका जो है भूमध्य रेखा से, ये आपका भूमध्य रेखा जो जीरो लाइन है उसके 10 अंश उत्तर और 10 अंश जो है दक्षिण, ये आपका नॉर्थ और साउथ में जो है ये शेलवा वन की जो है अधिकता पाई जाती है। और इसकी एक विशेषता है कि 200 सेंटीमीटर जहाँ पे वार्षिक वर्षा पाई जाती है वहाँ पे इस प्रकार के वन शेलवा वन पाए जाते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां आपका जो है दिया है विभिन्न प्रजातियों का समान अवस्थिति में निवसित अंतःक्रियात्मक समूह कहलाता है। क्या वह जीवोम कहलाता है या जैव मंडल या समुदाय या जनसंख्या। तो दोस्तों ये आपका जीवोम कहलाता है। ये आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसी क्रम में जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया गया है पार्थिव पारिस्थितिकी तंत्र के निम्न में से किस में अधिकतम जैव भार होता है। इसमें बताना है कि पार्थिव पारिस्थितिकी तंत्र के निम्न में से किस में अधिकतम जैव भार होता है। ऑप्शन दे रहा है तृतीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, आपका प्राथमिक उपभोक्ता और आपका ये आपका उत्पादक दे रहा है। इसमें बताना है कि तीनों में जो है कौन सा आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका प्राथमिक पारिस्थितिकी तंत्र, ये आपका अधिकतम जैव भार, ये आपका उत्पादक, ये आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन जब परीक्षा में आते हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप लोग इसे जो है याद रखिएगा। ये आपका जो है सही है। आपका ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वायुमंडलीय प्राथमिक उत्पादकों द्वारा आत्मसात की गई ऊर्जा की संपूर्ण मात्रा को कहा जाता है। इसमें बताना है कि जो वायुमंडलीय प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा आत्मसात की गई ऊर्जा का संपूर्ण मात्रा को कहा जाता है। क्या वह पारिस्थितिकी उत्पादकता या पर्यावरणीय उत्पादकता या आपका सकल प्राथमिक उत्पादकता या आपका शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता, इसमें बताना है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सकल प्राथमिक उत्पादकता, ये आपका कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया गया है सर्वाधिक विस्तृत महासागरीय पंख जो है निक्षेप है। इसमें चारों में जो है सर्वाधिक विस्तृत जो है महासागरीय निक्षेप कौन सा है। ऑप्शन दे रहा है ग्लोबिजीरियना और डायटम और टेरोपाड और आपका रेडियोलेरियन। तो दोस्तों सर्वाधिक विस्तृत महासागरीय पंख निक्षेप ये आपका ग्लोबिजीरियना, ये आपका है जो आपका चूना प्रधान, ये आपका चूना प्रधान, ये आपका है, ये आपका ग्लोबिजीरियना आपका चूना प्रधान है। ये आपका सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र पर ये आपका ग्लोबिजीरियना, ये आपका जो है राइट हो जाएगा। ये आपका
अगर देखा जाए तो ग्लोबजीरिना और आपका टेरोपोइड ये आपका चूना प्रधान है, और ये आपका जो डायटम और ये आपका रेडियोलेरियन बचा, ये आपका सिलिका प्रधान है। ये आपका सिलिका, ये आपका सिलिका प्रधान है। तो ये सब आपका जो है क्वेश्चन बनेगा, ये सब जो है आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सब आपका जो है आने वाले एग्जाम में ये सब जो है बनेगा। आइए इसी क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां आपका दिया गया है, जब चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम स्थिति में होता है यह स्थिति कहलाती है। जब चंद्रमा जो है पृथ्वी के निकटतम स्थिति में होता है तो उस समय आप क्या छाया के नाम से जाना जाता है, या प्रच्छाया, या एपोजी, या पेरिज। अर्थात जब चंद्रमा और पृथ्वी पास होते हैं तो उसमें आपको जो ये एपोजी और पेरिज दे रहा है, एक होता है उपभू और एक होता है अपभू। तो उसमें बताना है कि जब निकट निकट वाली स्थिति ये आपका अपभू अर्थात ये आपका पेरिजी, ये आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। आइए इसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया गया है आपका सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से जो है ये आपका सम्मिलित करना है। काफी इंपॉर्टेंट है ये आप लोग। आइए हम लोग मिलाते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आना ये आपका तय है। सूची फर्स्ट में आपका गर्म महासागरीय धारा और उसमें मिलने वाली ठंडी महासागरीय धारा वो आपका सूची सेकंड में दिया गया है। तो ये आपका ब्राजील धारा, ये आपका फाकलैंड धारा से जो है ये संबंध रखता है, और वहीं पे गल्फ स्ट्रीम धारा ये आपका लैब्राडोर धारा ये आपका जो है हो जाएगा, और ये आपका क्यूरोशियो, ये आपका क्यूरोशियो आपका आयोशियो धारा हो जाएगा, ये आपका पहला हो जाएगा, और ये आपका आगुलहास धारा ये आपका जो है ये चौथा हो जाएगा। तो इसे हम लोग कूट में अगर मिलाएं तो ये आपका ए का दूसरा, ए का दूसरा, केवल ए का ऑप्शन जो है ए का दूसरा, और बी का तीसरा, और सी का पहला। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जो है जरूर याद रखिएगा, यहाँ से जो है क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ दिया गया है एल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा जो है सही है। इसमें बताना है एल नीनो, काफी इंपॉर्टेंट है ये। आइए इसको हम लोग देखते हैं, जहां दिया एल नीनो एक ठंडी समुद्री धारा है, और ये दूसरा दे रहा है, यह दिसंबर माह में क्रिसमस के आसपास प्रशांत महासागर में पेरू तट पर यह प्रकट होती है। क्या केवल इसमें जो है एक रहेगा, क्या एक केवल एक, या केवल दो, या एक और दो दोनों, या न तो एक न तो दो। तो दोस्तों एल नीनो और एक होता है ला नीनो, इन दोनों का जो है अगर देखा जाए तो एल नीनो ये आपका जो है एक गर्म जलधारा है, और वहीं पे ला लीना देखा जाए तो एक ठंडी जलधारा है। जो जब भी अगर ला लीना जब आता है तो भारत का जो है मानसून सक्रिय हो जाता है, और सर्वाधिक जो है वर्षा ला नीना के समय होता है, और जब वही एल नीनो आता है तो भारत में जो है सूखे पड़ जाते हैं। ये आपका जो है दोनों का जो डिफरेंट है, और यहाँ पे जो दे रहा है एल नीनो एक ठंडी समुद्री धारा है, तो ये आपका ठंडी समुद्री धारा न होके ये आपका गर्म समुद्री जो है धारा होता, तो ये आपका राइट हो जाता। तो आपका पहला ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। यह दिसंबर माह में क्रिसमस के आसपास प्रशांत महासागर में पेरू तट पर प्रकट होती है, तो ये आपका ऑप्शन राइट होगा। तो इसमें जो है केवल दो ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां पर दिया गया प्लवक कहाँ बहुतायत में विकसित होते हैं। इसमें बताना है प्लवक कहाँ बहुतायत में विकसित होते हैं। ऑप्शन दे रहा है विषुवत रेखीय क्षेत्र में, निम्न अक्षांशीय क्षेत्र में, और ये आपका मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में, ये आपका ध्रुवीय क्षेत्र में। इन चारों में बताना है ये आपका जो है कौन सा जो है राइट हो जाएगा। तो दोस्तों प्लवक जो है ये आपका जहाँ भी पाए जाएंगे, ये आपका जहाँ पे गर्म और ठंडी जो है धाराएं जब आपस में मिलती हैं तो वहाँ पे प्लवक, और वहाँ पे जो है विभिन्न प्रकार के प्लवक को खाने के लिए ये आपका जो है मछली जो है सर्वाधिक उस क्षेत्र में जो है ऐसा माना जाता है कि जहाँ पे प्लवक होती है उस क्षेत्र में सर्वाधिक मछली पाई जाती है। तो ये आपका वह क्षेत्र है मध्य अक्षांशीय क्षेत्र, ये आपका जो है प्लवक बहुतायत में जो है विकसित होते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में जो है
हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ दिया गया महासागरों का औसत वार्षिक तापमान कितना होता है। इसमें बताना है औसत वार्षिक जो है तापमान, क्या वह 63 फ़ारेनहाइट या 74 फ़ारेनहाइट या 35 फ़ारेनहाइट या 16 फ़ारेनहाइट। तो दोस्तों महासागरों का औसत वार्षिक तापमान ये आपका 63 फ़ारेनहाइट, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये कई बार जो है परीक्षा में जो है पूछा हुआ है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग को थैंक यू, इतना देर तक आप लोग इस चैनल पर बने रहें। और ये आपका चैनल है चौपाल एडुशवर्ड, ये आप लोग जो है लाइक और सब्सक्राइब और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पे जो भी क्वेश्चन हो रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इसमें शामिल किया गया है। जो भी आपका जो एग्जाम में आने की पूर्ण संभावना है उन सभी क्वेश्चनों को यहाँ पे इकट्ठा करके आपको 30-30 क्वेश्चन रोज हम लोग प्रैक्टिस करवा रहे हैं। और एग्जाम के आने से पहले आपका मैराथन के माध्यम से आपका पूरा क्लास हम लोग कंप्लीट कराएंगे। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहें, आपका संपूर्ण तैयारी इस चैनल पर कराया जाएगा। तो आज के सेशन का हम लोग एंड करने से पहले आपका कोई सुझाव हो, कोई क्वेरी हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत।